नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। सवाल ये कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आखिर क्या योग्यताएं चाहिए। हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 यानी आर्टिकल 157 पर टिकी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि संविधान इस अहम पद के लिए क्या मतलब न्यूनतम शर्तें तय करता है और असल में जब नियुक्ति होती है तो किन बातों का वजन होता है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमारी पड़ताल में सामने आया है, संविधान देखिए सीधे तौर पर तो सिर्फ दो मुख्य योग्यताएं गिनाता है। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। लेकिन ये तो जैसा आपने कहा बस शुरुआत है। इन सीधे साधे नियमों के इर्द गिर्द कई और परतें हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अनुच्छेद 157 जैसा आपने बताया काफी सीधा और स्पष्ट है। दो मुख्य शर्तें। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने 35 साल की आयु पूरी कर ली हो। सामग्री में तो लिखा है बस इतना ही। ये सरलता अपने आप में काफी मतलब ध्यान खींचने वाली है ना? बिल्कुल। इतने महत्वपूर्ण पद के लिए सिर्फ दो बुनियादी शर्तें। हाँ, ये वाकई में बहुत संक्षिप्त है। भारत का नागरिक होने का मतलब है कि नागरिकता जन्म से भी हो सकती है या फिर क्या कहते हैं, पंजीकरण या देशीयकरण से भी। और 35 साल की उम्र की शर्त, हाँ, वो वही है जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी लागू होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, देखिए, संवैधानिक नजरिए से यही दो अनिवार्य योग्यताएं हैं। हमारी जानकारी ये भी साफ करती है कि संविधान किसी खास शैक्षिक योग्यता या कोई प्रशासनिक अनुभव या किसी और तरह की विशेषज्ञता की मांग नहीं करता। बिल्कुल नहीं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। संविधान में तो बस ये दो बिंदु हैं, लेकिन जानकारी कुछ ऐसी पारंपरिक अपेक्षाओं का भी जिक्र करती है जो लिखी भी नहीं है पर जिनका पालन करने की कोशिश मतलब अक्सर होती रही है। बिल्कुल। जैसे एक आम रिवाज ये रहा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक सोच, हाँ, ये दिखाई देती है कि बाहरी व्यक्ति होने से शायद वो स्थानीय राजनीति के गुटों से एक निष्पक्ष दूरी बनाए रखने में ज्यादा सक्षम होगा। ऐसा माना जाता है कि इससे वह केंद्र और राज्य के बीच एक ज्यादा असरदार और निष्पक्ष कड़ी के रूप में काम कर सकेगा। हाँ, लेकिन क्या यह हमेशा कारगर होता है? मतलब कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि बाहरी होने से राज्यपाल राज्य की जमीनी हकीकत, उसकी संस्कृति और समस्याओं से शायद उतना जुड़ाव महसूस ना करे। ये भी तो एक पहलू है। ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, हर परंपरा के पक्ष और विपक्ष में तर्क होते ही हैं। इस गैर निवासी परंपरा का उद्देश्य तो निष्पक्षता को बढ़ावा देना था, लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी व्यावहारिक चुनौतियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। ये सही बात है। जानकारी एक और दिलचस्प रिवाज की ओर इशारा करती है कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति वो सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर रहा हो। हालांकि साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि ये परंपरा अब शायद उतनी मजबूती से कायम नहीं रही है ना। इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि प्रशासनिक, सैन्य या न्यायिक क्षेत्र के अनुभव वाले लोगों को तरजीह मिलती रही है। ये लिखित कानून और व्यवहार में जो परंपरा विकसित हुई उसके बीच का अंतर काफी सोचने वाला है। हाँ, इन परंपराओं के पीछे भी सैद्धांतिक रूप से तो पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने का ही विचार रहा है। उदाहरण के लिए, सक्रिय राजनीति से दूरी की अपेक्षा शायद इसलिए की जाती थी ताकि राज्यपाल पर किसी खास राजनीतिक दल के प्रति झुकाव रखने का आरोप न लगे और वो संवैधानिक मुखिया के तौर पर निष्पक्षता से काम कर सके। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा हमारी सामग्री साफ करती है, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी शर्तें कभी नहीं रही हैं। ये सिर्फ स्थापित परिपाटियां थीं जिनका पालन करने या न करने का फैसला नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता आया है और समय के साथ इनमें काफी बदलाव भी आया है, जाहिर है। और इस संवैधानिक सरलता का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है जो इसे और समझने में मदद करता है। जानकारी हमें संविधान सभा की बहसों तक ले जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा या विस्तृत नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि नागरिकता और आयु जैसी बुनियादी शर्तें काफी हैं। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है इस सरलता के पीछे का मकसद। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के कई सदस्यों का मानना था कि योग्यताएं सरल रखने से केंद्र सरकार को ज्यादा लचीलापन मिलेगा, एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी। वे चाहते थे कि सरकार के पास अलग अलग पृष्ठभूमि,
अनुभव और काबिलियत वाले लोगों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुनने की आज़ादी हो। वो नहीं चाहते थे कि किसी खास डिग्री या अनुभव की कमी के कारण कोई योग्य व्यक्ति इस अहम पद से वंचित रह जाए। उनका विचार था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कैबिनेट इस जिम्मेदारी का निर्वहन मतलब विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे। तो अनुच्छेद 157 को जानबूझकर संक्षिप्त रखा गया ताकि चयन में विवेक का इस्तेमाल हो सके और सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जा सके, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। लेकिन क्या यही लचीलापन, जैसा आपने पहले इशारा किया था, आज व्यावहारिक रूप से ज्यादातर राजनीतिक नियुक्तियों का ही रास्ता खोल रहा है? क्या वो जो मूल भावना थी वो कहीं पीछे छूट गई है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ये लचीलापन वाकई एक दोधारी तलवार जैसा साबित हुआ है। एक तरफ इसने बेशक अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों जैसे पूर्व न्यायाधीशों या सैन्य अधिकारियों को राज्यपाल बनने का मौका दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसने केंद्र में सत्ताधारी दल को अपने राजनीतिक सहयोगियों, वरिष्ठ नेताओं या कभी-कभी चुनाव हार चुके नेताओं को सम्मानित करने का अवसर भी दिया है। सामग्री इसी बदलते हुए परिदृश्य और इसके नतीजों की तरफ इशारा करती है। तो चलिए अब सीधे आज की स्थिति पर आते हैं। अनुच्छेद 157 आज भी राज्यपाल की नियुक्ति का एकमात्र संवैधानिक आधार बना हुआ है ना? जानकारी में 2024 तक के कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय देश में कार्यरत सभी 31 राज्यपाल इसी अनुच्छेद की शर्तों को पूरा करते हुए नियुक्त किए गए थे। इसमें कुछ दिलचस्प उदाहरण भी शामिल हैं जो इस पद पर आने वाले लोगों की विविधता दिखाते हैं। उदाहरणों से बात और साफ होती है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उनकी पृष्ठभूमि सेना की है। ये दिखाता है कि सैन्य अनुभव को आज भी महत्व दिया जाता है। इसी तरह जस्टिस सेवानिवृत्त फागू चौहान जो पहले बिहार और फिर मेघालय के राज्यपाल रहे, वो न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ये संविधान सभा की उस सोच को दर्शाता है जहां विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को लाने की बात थी। और फिर वो उदाहरण हैं जिनकी आजकल ज्यादा चर्चा होती है, यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले। जानकारी बताती है कि कई पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री भी राज्यपाल बने हैं। एक जाना माना उदाहरण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का है, जो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि का मामला है। क्या सक्रिय और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए? जो परंपरा कभी राजनीति से दूरी बनाए रखने की ओर इशारा करती थी, वो अब काफी हद तक टूटती हुई नजर आ रही है। सामग्री में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि हाल के वर्षों में नियुक्त हुए 60% से अधिक राज्यपालों की पृष्ठभूमि सक्रिय राजनीति की रही है। 60%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ एक अकादमिक बिंदु नहीं लगता, ये तो सीधे सीधे केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता और राज्यपाल के पद की कथित निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। क्या इस पर कभी कोई कानूनी स्पष्टीकरण आया है? क्या अदालत ने इस पर कुछ कहा है? इस पर स्थिति साफ हुई है। सामग्री बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी कि संविधान किसी भी तरह से राजनीतिक व्यक्तियों को राज्यपाल बनने से नहीं रोकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई व्यक्ति अनुच्छेद 157 की 2 बुनियादी शर्तों यानी भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना को पूरा करता है, तब तक उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि या किसी दल से उसका जुड़ाव उसे संवैधानिक रूप से राज्यपाल पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराता। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। मतलब जो हो रहा है वो संविधान के दायरे में है, भले ही वो पुरानी परंपराओं से अलग हो। ये तो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां पहले गैर राजनीतिक या अनुभवी प्रशासकों, न्यायाधीशों, शिक्षाविदों को प्राथमिकता देने का रिवाज था, वहीं अब राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्तियों की नियुक्ति न सिर्फ आम हो गई है बल्कि कानूनी रूप से भी स्वीकार्य है। बिल्कुल। सामग्री हमें निष्पक्ष रूप से यही तस्वीर दिखा रही है कि संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह हैं और व्यावहारिक चलन अपनी जगह। संवैधानिक रूप से कोई बाधा नहीं है, भले ही पहले की परंपरा कुछ और संकेत करती हो। ये केंद्र सरकार के चयन के उसी विवेक को दिखाता है जिसकी परिकल्पना शायद डॉक्टर अंबेडकर ने की थी कि केंद्र सरकार उस समय की परिस्थितियों और व्यक्ति की उपयुक्तता के अनुसार निर्णय ले सकेगी। इसके अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं, जाहिर है, जिन पर लगातार बहस होती रहती है। आनंदीबेन पटेल का उदाहरण, जैसा कि सामग्री में दिया गया है, इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है। वो भारत की नागरिक हैं, शर्त पूरी, यस। 35 वर्ष से अधिक आयु की हैं, शर्त पूरी, यस।
और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है प्रक्रिया पूरी। यस, उनकी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है, अनुच्छेद 157 के तहत उनकी योग्यता में कोई संवैधानिक बाधा नहीं बनी। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये दिखाता है कि अनुच्छेद 157 वास्तव में न्यूनतम योग्यताओं का एक शुरुआती बिंदु है, एक तरह का पहला फिल्टर। चयन का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति, जो कि वास्तव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं और वे इन न्यूनतम योग्यताओं के दायरे में रहते हुए कई अन्य कारकों पर विचार कर सकते हैं, जिसमें राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक क्षमता या केंद्र सरकार के साथ समीकरण जैसे पहलू भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? राज्यपाल बनने के लिए संविधान बहुत ही बुनियादी सिर्फ 2 शर्तें रखता है, भारत की नागरिकता और 35 साल की उम्र। ये अनुच्छेद 157 में साफ साफ लिखा है। लेकिन असली कहानी इसके आगे शुरू होती है। व्यवहार में नियुक्ति करते समय कुछ पारंपरिक अपेक्षाएं भी रही हैं, जैसे कि उम्मीदवार का उसी राज्य का न होना या सक्रिय राजनीति से दूरी। हालांकि ये, जैसा कि हमने देखा, ये परंपराएं अब उतनी मजबूत नहीं रही और कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। सही कहा। और इसमें केंद्र सरकार का विवेक या कहें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान निर्माताओं ने इस जानबूझकर योग्यताएं सरल रखें ताकि चयन में लचीलापन रहे और अलग-अलग तरह के योग्य लोग आ सकें। लेकिन इस लचीलेपन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये हमेशा बहस का विषय रहा है और रहेगा भी शायद। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए केवल दरवाजा खोलता है। अंदर कौन आएगा, इसका फैसला कई और बातों पर निर्भर करता है। चयन प्रक्रिया में संवैधानिक शर्तों के अलावा व्यावहारिक और राजनीतिक पहलू भी हावी हो सकते हैं। और आजकल का चलन, जैसा कि सामग्री बताती है, स्पष्ट रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के चयन की ओर ज्यादा झुका हुआ है। और ये संवैधानिक रूप से भी पूरी तरह मान्य है। हमारी आज की बातचीत ने राज्यपाल की योग्यताओं पर अनुच्छेद 157 के जरिए काफी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी दी है, ऐसा मुझे लगता है। हमने संवैधानिक प्रावधानों, ऐतिहासिक संदर्भ, पारंपरिक अपेक्षाओं और बदलते हुए चलन सबको समझने की कोशिश की। लेकिन ये चर्चा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर जाकर रुकती है, जिस पर आगे सोचा जाना चाहिए। एक बार नियुक्त होने के बाद राज्यपाल असल में किन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? उनकी भूमिका क्या सिर्फ संवैधानिक मुखिया तक सीमित है या उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां भी हैं? और ये शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच के नाजुक संतुलन को, खासकर अलग-अलग दलों की सरकारों के मामले में, कैसे प्रभावित करती हैं? ये यकीनन आगे और गहराई से पड़ताल करने का विषय है।